हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। दरअसल जिन प्रश्नों पर हम बात करने जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का है, जो कि झारखंड बोर्ड द्वारा साइंस एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट से उस टाइम पूछे गए थे। लेकिन आपको मालूम होगा कि 2022 में टर्म 1 और टर्म 2 करके एग्जामिनेशन लिए गए थे। तो यहाँ पर 40 प्रश्न हम लोग जो देखने वाले हैं ये 2022 का ही क्वेश्चन होगा, जो कि जैक बोर्ड ने पूछा हुआ था साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट से। लेकिन अब चूंकि आपको पता है कि झारखंड बोर्ड इकोनॉमिक्स का सिलेबस आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम टू सेम है, एग्जामिनेशन पैटर्न भी सेम टू सेम है, तो कंप्लीट वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिए। देखो, हम यहाँ पर हर एक प्रश्न पर बात करते हैं और 2012 से लेकर के 2020 तक का अपडेट हमने आपको पहले ही दे रखा है। अगर आपने नहीं देखा है एक भी वीडियो तो जाकर के जरूर देखना। सभी प्रश्नों पर हमने डिटेल में बात किया हुआ था। सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी। तो यहाँ पर देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसका हम लोग 40 प्रश्न अभी देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर, यानी कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया था? बताइए, वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन किसने दिया था इकोनॉमिक्स में? तो वो थे कौन? तो अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। इनका किताब याद ही होगा, 1890 में इन्होंने एक किताब लिखा हुआ था, बहुत ज़्यादा बुक फेमस भी हुआ। उस किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के रचयिता कौन है ना? किसने लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स? तो अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा हुआ था। और ये किताब कब प्रकाशित हुआ था? तो 1890 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखना, ये इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था से सवाल किया हुआ है ना? कह रहा है क्या कि विच इकोनॉमी हैज कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस मतलब दोनों साथ साथ में होते हैं। कौन कौन सा? प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर्स। जब दोनों क्षेत्र साथ में होंगे ना, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, तो यहाँ पर दोनों का अस्तित्व जब होता है तब हम उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। एक तरफ जहाँ प्राइवेट सेक्टर केवल अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट चाहता है, वहीं पर गवर्नमेंट यहाँ पर जो है वो निश्चित तौर पर ये चाहेगी कि देश की जनता का कल्याण हो, देश की जनता का भलाई हो। तो मतलब दोनों यहाँ पर मोटिव चल रहे होते हैं। एक तरफ जो है प्रॉफिट मोटिव होता है, लाभ कमाने का उद्देश्य होता है प्राइवेट सेक्टर का, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है गवर्नमेंट चाहती है सोशल वेलफेयर, यानी कि सामाजिक कल्याण या फिर सामाजिक भलाई। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों उद्देश्य चल रहे होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के भीतर। चूंकि एक तरफ प्राइवेट सेक्टर जो है अपना व्यक्तिगत लाभ के हिसाब से काम करता है, मांग और पूर्ति को देखेगा ये। दूसरी तरफ सरकार यहाँ पर लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान देती है, यानी कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके हिसाब से सारा निर्णय लिया जाता है। लेकिन जब भी मेन डिसीजन, मेन इकोनॉमिक जब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर में, तो पूरी जिम्मेवारी होती है गवर्नमेंट की। यानी कि महत्वपूर्ण फैसले जो होता है देश का, महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय की बात आ जाएगी तो सरकार वहाँ पर आर्थिक निर्णय लेगी, क्योंकि सरकार का एक ही मकसद है, सोशल वेलफेयर या फिर पब्लिक वेलफेयर, यानी कि जनता का कल्याण, समाज का कल्याण, समाज की भलाई। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ध्यान रखना कि भारत भी हमारा जो है क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या, विच इकोनॉमिस्ट, यानी कि कौन अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया था इस वर्ड को? कौन सा वर्ड? माइक्रो एंड मैक्रो इन इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि दोनों शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो हम लोग जानते हैं रैगनर फ्रिश ने सबसे पहले व्यष्टि और समष्टि दोनों शब्दों का प्रयोग किया था। कब? 1933 ईस्वी में। कब किया था? 1933 ईस्वी में किया था। और रैगनर फ्रिश वो पहले इंसान हैं जिनको 1969 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कब? 1969 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रैगनर फ्रिश को। ध्यान रखना, ओस्लो यूनिवर्सिटी के रहने वाले प्रोफेसर थे ये। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रीजन, है ना, कौन सा कारण है फॉर विच द साइज ऑफ द पीपीसी, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो साइज है कनकेव टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु की ओर जो क्या होता है, ये आकार इसका मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो हम लोग जानते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, सामान्यतः यही तो होता है। तो इसके पीछे का मूल कारण है बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत, यानी कि MOC बढ़ते हुए जब होती है तो आपका जो PPC होगा वो बिल्कुल कनकेव बनेगा इस ढंग से।
है ना, ये पीपीसी है और पीपीसी कैसा बन गया, कनकेव। क्यों बन गया ऐसा, क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर क्या होता है, बढ़ते हुए जाता है। यानी कि जैसे ही हम मान लो कि यहाँ पर x का उत्पादन इतना मात्रा कर रहे हैं और यहाँ पर y का उत्पादन इतना कर रहे हैं, तो इस ढंग से जब भी हम x की मात्रा 1 इकाई बढ़ाएंगे तो y की मात्रा पहले अगर यहाँ पर था तो अब y की मात्रा को कम करना पड़ेगा। मतलब कि इधर जैसे हम बढ़े वैसे ही यहाँ पर कुछ ना कुछ कम करना पड़ा। तो x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई लेने के लिए y वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग किया गया तो त्याग की उसी मात्रा को हम कहते हैं MOC। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर प्रत्येक x वस्तु की अतिरिक्त इकाई के साथ बढ़ते जाएगा तो आपका पीपीसी कनकेव बनेगा, लेकिन अगर घटते हुए रहेगा तो कन्वेक्स बनेगा, और अगर MOC कांस्टेंट रहेगा तो बिल्कुल सीधी रेखा बनेगा इस ढंग से। समझ पा रहे हैं, यानी कि ये कनकेव बने, सीधी रेखा बने या कन्वेक्स बने, हमेशा से देखो ये तो दोनों एक्सिस को टच करते हुए होता है, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को हमेशा छूते हुए होता है। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल वीडियो चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। इसके पूरे डिटेल एनालिसिस हमने एक अलग वीडियो जो है तैयार कर दिया है, जाकर के जरूर देख लेना अगर देखने का मन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका जो मॉडल सेट में क्वेश्चन पूछ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 5वां कह रहा है द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, यानी कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। वैकल्पिक मतलब दूसरा नाम क्या है। अवसर लागत के जो है कई सारे नाम हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, सही जवाब हो जाएगा आर्थिक लागत यानी कि इकोनॉमिक रेंट या फिर इकोनॉमिक कॉस्ट जो भी बोले आप। इसका अन्य भी नाम है जैसे कि हस्तांतरण आय, हस्तांतरण लागत, या फिर इसको बोल सकते हैं आप आर्थिक लागत, साथ साथ में वैकल्पिक लागत, ये इसी का नाम है, ध्यान रखना। तो अवसर लागत के ये सारे नाम हैं। आगे आइए, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 6 में, कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी कहाँ किया जाता है, यानी कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन कहाँ पर हम लोग करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में। देखिए ना, कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी हम लोग चैप्टर 2 के अंदर में ही करते हैं ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में, जहाँ हम लोग चैप्टर का ही नाम देखते हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, जिसके अंदर हम लोग मांग और मांग की लॉज को भी पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी यहाँ पर होगा। आगे देखो यहाँ पर क्या कहा है 7वां क्वेश्चन में, कह रहा है कि हाउ डू वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब सीमांत, तो सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन को चेंज करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा कैलकुलेट कैसे होता है कि चेंज इन यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा चेंज इन TU, मतलब कि उपभोग की इकाई में परिवर्तन होने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसके दर को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता का डेफिनेशन क्या है, कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को सीमांत उपयोगिता कहते हैं, यानी कि द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, मतलब कि उपभोग की इकाई में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसकी दर को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कितना आसान डेफिनेशन है। तो डेल्टा TU बाई डेल्टा यहाँ पर हो जाएगा MU, सॉरी डेल्टा TU बाई डेल्टा Q कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए डेल्टा TU बाई डेल्टा Q, ध्यानपूर्वक देखना, तो यहाँ पर समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 8वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि हु प्रपोंडेड द ओरिजिनल यूटिलिटी थ्योरी। ओरिजिनल नहीं होगा, दरअसल यहाँ पर ऑर्डिनल होगा। क्या होगा, ऑर्डिनल, ORDINAL, ऑर्डिनल होगा। ऑर्डिनल का मतलब होता है क्रमवाचक, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी है क्रमवाचक। तो क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था, दो लोगों ने, J.R. हिक्स और R.J.D. एलन ने, इन दोनों ने बात किया था उदासीनता वक्र के बारे में, ध्यान रखना। हालांकि इससे पहले एजवर्थ का नाम आता है, लेकिन एजवर्थ ने जो है वो उतना ज़्यादा विकसित नहीं किया था इस कंसेप्ट को, तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर हो जाएगा हिक्स एंड एलन, ठीक है। हिक्स और एलन ने क्या दिया था, क्रमवाचक माप का सिद्धांत दिया था। लेकिन पूछता अगर गणनावाचक तो मार्शल होता, क्रमवाचक पूछा है तो क्या होगा, J.R. हिक्स और R.J.D. एलन, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान रखना, ये होगा गणनावाचक, गणनावाचक, कार्डिनल यूटिलिटी, यानी कि मार्शल कहते थे कि उपयोगिताओं को हम माप सकते हैं संख्या के रूप में, तो इसलिए गणनावाचक। और क्रमवाचक का मतलब हमको रसगुल्ला ज़्यादा पसंद आ रहा है या गुलाब जामुन, उस हिसाब से दिया था J.R. हिक्स और R.J.D. एलन ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया,
कह रहा है कि उदासीनता वक्र होता है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व इज, कैसा होता है उदासीनता वक्र भाई, सामान्यता कैसा होता है, उत्तल होता है। सामान्यता अगर पूछता तब कैसा होता, उत्तल होता, यानी कि इस ढंग से हम लोग कह सकते थे ऐसे, ये हमारा है उदासीनता वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व। लेकिन सामान्यता ऐसा होता है, और ऐसा होने के पीछे मूल कारण क्या होता है, MRS। यदि MRS घटते हुए होगा तभी ऐसा बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर MRS बढ़ते हुए होगा तो ऐसा कनकेव भी बन सकता है ये, और क्या बिल्कुल सीधी रेखा भी बन सकता है। जो मैंने PPC के लिए बताया बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट इसमें भी है। तो यहाँ पर MRS जब घटते हुए नहीं बल्कि बढ़ते हुए होगा तो कनकेव बनेगा, और यदि MRS क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर समझ लीजिए तो बिल्कुल सीधी रेखा बनेगा। लेकिन ध्यान देते हैं उदासीनता वक्र हमेशा जो है वो ना x अक्ष को छूता है ना y अक्ष को छूता है। देखिए ना x अक्ष को टच किया ना y को, ना x को ना y को। ये उदासीनता वक्र की मूल विशेषता है कि ये अक्षों को नहीं छूती है। तो अगर सामान्यता पूछता तो कन्वेक्स होता केवल, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि उदासीनता वक्र होता है तो तीनों तरह का होता है, ठीक है, कन्वेक्स भी कनकेव भी। तो A और B दोनों सही है हमारे, ठीक है। ऑप्शन C हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है देख रहे, ऑप्शन डी कहाँ है, हाँ ऑप्शन डी देखिए, तो नन ऑफ दिस कर दिया है तो होगा ही नहीं। आगे आइए 10वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द डिमांड है ना, डिमांड फॉर गुलाब जामुन ड्यू टू लो प्राइस ऑफ रसगुल्ला, यानी कि रसगुल्ला की कीमत अगर कम हो जाएगा तो गुलाब जामुन की मांग क्या होगी भाई। रसगुल्ला का दाम अगर कम हो जाता है तो लोग रसगुल्ला खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि रसगुल्ला और गुलाब जामुन आपस में कैसी वस्तु है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो रसगुल्ला सस्ता हुआ तो लोग रसगुल्ला खरीदेंगे, गुलाब जामुन उस समय डिमांड कम कर देंगे। समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर होगा विल बी लेस, यानी कि गुलाब जामुन की मांग क्या हो जाएगी, विल बी लेस, यानी कि कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या बजट लाइन इंडिकेट्स, यानी कि बजट की रेखा जो होती है वो क्या बताती है। देखिए बजट रेखा होता कैसा है, बजट रेखा दोनों अक्षों को छूते हुए इस ढंग से बनती है। मान लीजिए कि A से लेकर के B तक हमारा क्या है, बजट की रेखा है। तो ये बताती क्या है, तो प्राइस रेशियो को बताती है, यानी कि मूल्य अनुपातों को, कि PX/PY। ये क्या होता है, ये तो ढाल है, बजट रेखा का ढाल है यही PX/PY, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आता तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो हम बना सकते हैं। आप लोग वीडियो के कमेंट में जाकर के जरूर जो है बता देना कि आपको बजट रेखा का कोई भी कंसेप्ट नहीं मालूम है, तो हम इस पर डिटेल भी वीडियो तैयार कर सकते हैं। देखो यहाँ पर प्राइस रेशियो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखो PX/PY इसका स्लोप होता है, यानी कि ढाल होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन आ गया, इसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस इंडिकेट्स, यानी कि MRS जो है वो किसको इंगित करती है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही जिक्र किया था कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या इंगित करती है, तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर उदासीनता वक्र के ढाल को बताएगी। क्योंकि आपने देखा MRS घटते हुए होगा तो उदासीनता वक्र कैसा था, कन्वेक्स था। अगर MRS बढ़ते हुए होगा तो कनकेव बनेगा, और MRS अगर कांस्टेंट रहेगा तो बिल्कुल सीधी रेखा बनेगा। तो ये तो मैंने अभी रीजन बताया ही था। तो ध्यान रखना कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, या फिर कह सकते हैं कि MRS IC वक्र के ढाल को बताता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को बताता है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इफ द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिड्यूस द डिमांड फॉर अ गुड X, है ना, द कमोडिटी X विल बी, यानी कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो X वस्तु की मांग वो कम करने लगता है। तो X वस्तु यहाँ पर क्या है, तो देखो जब भी किसी कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ चीज़ों की डिमांड तो घटाता ही है ना, लेकिन यहाँ पर X की डिमांड को घटा रहा है। इनकम बढ़ने पर जिस भी वस्तु का डिमांड घटा देगा वो घटिया किस्म की वस्तु होती है, वो गिफिन गुड्स होती है, या फिर आप उसे कह लीजिए इन्फीरियर गुड्स होती है। समझ गए होंगे। चलिए आगे जाते हैं। और हाँ ये ध्यान रखना कि यहाँ पर तो हम इसको बोल दिए इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, ठीक है, घटिया किस्म की वस्तु। लेकिन ये सभी के लिए घटिया किस्म की वस्तु नहीं है, सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए घटिया किस्म की वस्तु मानी जाएगी जिसका इनकम बढ़ा है, और इनकम बढ़ने से जिस भी वस्तु का डिमांड हम घटा देते हैं वो वस्तु इन्फीरियर हो सकता है उसी व्यक्ति के लिए केवल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनकम बढ़ने के साथ उसी वस्तु का डिमांड अगर ज़्यादा करने लगता है तो यहाँ पर ये वस्तु हो जाता है नॉर्मल गुड्स। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल गुड्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल गुड्स, यानी कि सामान्य वस्तु। बताइए समझ आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन संख्या 14 क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि
यदि किसी वस्तु की मांग की रेखा x अक्ष के समांतर हो गया है, यानी कि जो आपका डिमांड कर्व है या फिर डिमांड लाइन है किसी भी एक कमोडिटी का, वो पैरेलल हो गया है टू x एक्सिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी। मतलब कि अगर कोई मांग की रेखा y अक्ष के समांतर हो गई है तो वस्तु की मांग की लोच का मान क्या होगा, यानी कि मांग की रेखा कैसी हो गई है, देखो ऐसा हो गया, बिल्कुल ये मांग की रेखा ही है। यहाँ पर आप डी नाम दे सकते हैं। हम लोग मांग की रेखा जनरली क्या जानते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है, इस ढंग से, है ना। लेकिन यहाँ पर कैसा कह रहा है कि y एक्स के पैरेलल में बिल्कुल हो गया है, तो इसकी इलास्टिसिटी होती है 0, क्योंकि प्राइस देखो यहाँ पर है, डिमांड यहाँ है। प्राइस बढ़ा तो डिमांड को घटना चाहिए था, लेकिन नहीं घटा डिमांड, है ना। आज भी जो है वो अलग प्राइस पर, यानी कि प्राइस अधिक है फिर भी डिमांड यहीं ऊपर हो रहा है। प्राइस घट गया फिर भी डिमांड वहीं है, तो मतलब डिमांड में कोई चेंजिंग नहीं आया। कोई चेंजिंग मतलब 0 चेंजिंग, तो इलास्टिसिटी यहाँ पर क्या निकलेगा, आपका वैल्यू 0 निकलेगा, 0 निकलेगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन एक्स एक्सिस पैरेलल कहता तो इन्फिनाइट होता, अनंत होता। अगर देखो यहाँ पर देखें, रुकना, हाँ अब ठीक है। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टेक्स एट अ पॉइंट वेयर, यानी कि उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाता है, MUP के बराबर में हो जाता है। मार्शल ने यही तो बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में कि एक वस्तु की स्थिति में कोई भी कंज्यूमर वहां पर सेटिस्फेक्शन में होगा जहां पर उसके द्वारा एक वस्तु के लिए या फिर एक वस्तु की एक इकाई के लिए किया गया खर्च उससे मिलने वाली संतुष्टि के बराबर हो। मतलब MUX = PX हो जाए तो यहाँ उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। X का मतलब है वस्तु का नाम है ये X, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। ऐसा किसने बताया था, मार्शल ने ही। एक वस्तु की स्थिति में ऐसा बनेगा। देखो यहाँ पर क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। तो गिफिन गुड्स हम लोग जानते ही हैं कौन सा होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि प्राइस बढ़ने के साथ जिस भी प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो जनरली हम लोग तो जानते हैं कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, प्राइस बढ़ने से डिमांड और भी बढ़ जा रहा है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है प्राइस घटने से डिमांड और भी घट जा रहा है। तो ऐसी वस्तु को ही हम लोग कहते हैं गिफिन गुड्स। क्या कहते हैं इसको, गिफिन गुड्स कहते हैं, गिफिन वस्तु कहते हैं। क्या है ये, गिफिन वस्तु है। रॉबर्ट गिफिन के नाम पर ये वस्तु का नाम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ रहा है, मूल्य घटने पर मांग घट रहा है, यानी कि कैसा रिलेशन बना, धनात्मक। तो स्लोप भी क्या निकलेगा इसका, धनात्मक। इलास्टिसिटी क्या निकलेगा, धनात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि यूनिट 3 से क्वेश्चन अब किया है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 17 क्या कह रहा है कि दो साधन आपके पास है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, श्रम भी, पूंजी भी। तो दोनों के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप कैसा होगा, यानी कि फॉर द टू इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो देखिए हमारा जो फैक्टर है वो दो ही है, तो आउटपुट को हम लिखते हैं Q से, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। फंक्शन किसका होता है, तो होता है लैंड, है ना, लेबर, कैपिटल, ऐसा हम लोग जनरली लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो केवल दो ही फैक्टर हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, लेबर को L से डिनोट किया तो हम भी L लिख देते हैं, कैपिटल को K से डिनोट किया तो हम भी K लिख देते हैं। तो इस ढंग से हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगा। कहाँ पर ऐसा है, ऑप्शन ए में है, ठीक है, लेबर एंड कैपिटल। क्लियर हो गया। चलिए आगे जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं, अगर आपका, है ना, यहाँ पर कह देता कि अल्पकालीन उत्पादन फलन का स्वरूप कौन सा होगा, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं अल्पकालीन, लेबर लिख दिए, कैपिटल भी लिख दिए। ये तो जनरल इक्वेशन है आपका प्रोडक्शन फंक्शन का। लेकिन पूछता शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो इनमें से किसी एक के ऊपर में हम बार लगा देते हैं। जनरली तो हम कैपिटल के ऊपर में बार लगा सकते हैं, क्योंकि कैपिटल हमारा फिक्स्ड फैक्टर मान लिया जाता है शॉर्ट रन में, और वेरिएबल फैक्टर हमारा लेबर है। तो अगर हम सिर्फ ऐसा कर दिए हैं तो ये हो गया हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। क्या हो गया, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। लेकिन अगर हम इस पर बार नहीं लगाएं किसी को भी नहीं, सारे फैक्टर्स क्या हैं, वेरिएबल के रूप में है, तो एक तो हमारा कहलाएगा ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, और ये क्या कहला रहा है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पर देखो दोनों फैक्टर्स वेरिएबल हैं, और यहाँ पर केवल इस फैक्टर को हम वेरिएबल बोल सकते हैं। ये तो हमारा फिक्स्ड हो गया क्योंकि इसके ऊपर बार लगा दिया गया है। चलिए समझ आ गया होगा। आगे देखो, यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब तो नहीं बताना चाहिए हमें, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्वेश्चन संख्या 18 का, है ना, क्वेश्चन संख्या जरूर मेंशन कर देना वीडियो में ही, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना क्वेश्चन संख्या 18 और इसका जवाब बताना कौन सा सही होगा, ठीक है। आगे आइए, यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या 19। क्वेश्चन संख्या 19 क्या कह रहा है कि व्हेन टोटल प्रोडक्ट
इज मैक्सिमम, यानी कि टीपी जब मैक्सिमम हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट अधिक हो गया है, देन मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद का मान क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये कहाँ से पूछा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से सवाल किया हुआ है। टीपी हम लोग लाइन देखे हुए थे, इस प्रकार से बनता है टीपी, यानी कि टोटल प्रोडक्ट का लाइन शुरुआत में बढ़ता है, फिर हम मैक्सिमम पर पहुंच गया टीपी। तो यही चीज़ पूछा हुआ था कि जब टीपी जो है क्या होता है मैक्सिमम पर, टीपी यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है, ध्यान रखना, टीपी एट मैक्सिमम, और जिसमें ये मैक्सिमम है तो यहाँ पर ले आइए, क्वांटिटी दिखा दिया ये। तो उसी टाइम हम लोग क्या जानते हैं कि एमपी हमारा ऐसे 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 बढ़ते जाएगा और यहीं आकर के जो है कटता है। यहाँ पर देखो एमपी आकर के यहाँ पर मिला और ये हो गया एमपी। तो इस जगह पर ना एमपी क्या होता है, एमपी हो जाता है जीरो, यही चीज़ पूछ रहा था आपसे। ठीक है, और जैसे ही एमपी नेगेटिव होने लगता है तो टीयू देखो घटने लगता है, इधर घटने लगता है। जब तक एमपी पॉजिटिव था तब तक देखो टीपी बढ़ रहा था। जैसे ही एमपी आकर के घटते घटते नेगेटिव हो गया, वैसे ही टीपी मैक्सिमम पर हो गया। तो एमपी शून्य, टीपी मैक्सिमम, यही पूछ रहा था ना कि जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है, देखो कुल उत्पाद अधिकतम होता है, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, तब सीमांत उत्पाद क्या होगा। तो देखो सीमांत उत्पाद का मान उस समय शून्य हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 20 कह रहा है कि वह कौन सा समय है ना, जिसमें कि उत्पादन के सभी साधन परिवर्तन किए जा सकते हैं। अभी हम कुछ देर पहले कह रहे थे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे थे। तो यानी कि जिसमें हम सभी साधन बदल सकते हैं, वो कौन सा टाइम पीरियड होगा जिसमें कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सारे जो है चेंज हो सकते हैं, तो वो हमारा होता है लॉन्ग रन, यानी कि दीर्घकालीन। ठीक है, चलिए अगला देखो, यहाँ पर आइसो क्वांट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइसो क्वांट मतलब यूनिट 3 का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि ईच पॉइंट ऑफ द आइसो प्रोडक्ट कर्व रिफर्स टू द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स दैट द, है ना, सेम कमोडिटी दे आर प्रोड्यूस ओनली। मतलब कि सम उत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है, दो साधनों के वैसे संयोग को दर्शाता है जहां पर दो वस्तुओं की जो है ना समान मात्रा यानी कि समान ढंग से जो है उत्पादन लिया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना इक्वल होगा। ठीक है, क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि देखो इसका बनता कैसे है, बिल्कुल आईसी कर्व की तरह ही इसका जो है वो हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा जो है इधर ले लिए एक्स वस्तु का, सॉरी एक्स वस्तु का नहीं बल्कि यहाँ श्रम की मात्रा ले लो, श्रम की मात्रा लिख दिए, और यहाँ पर क्या लिख दिए, पूंजी की मात्रा। मतलब कि दो फैक्टर्स यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, दो फैक्टर्स लिए गए हैं, चूँकि आपको पता है कि जो आइसो प्रोडक्ट होता है वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पर बेस्ड होता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन पर आधारित है। तो यहाँ लेबर एंड कैपिटल का अलग अलग कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है और उसके हेल्प से यहाँ पर IQ बन गया। मान लो आइसो क्वांट या फिर आइसो प्रोडक्ट, जो भी आप बोले, आइसो प्रोडक्ट हमने लिख दिया IP। तो यहाँ पर देखो हम मान लो कि लेबर का यहाँ पर अमाउंट ले रहे हैं 1, लेबर कितना है, केवल 1, और कैपिटल हमारा लगा हुआ है 10। तो भी जो यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा है ना, मान लो 100 यूनिट हो रहा है। ठीक है, 100 यूनिट आउटपुट मिल रहा है हमें। ठीक है, लेकिन अगर हम लेबर की मात्रा बढ़ा देते हैं, लेबर हमने कर दिया 1 से बढ़ा करके 2, तो लेबर की मात्रा जैसे बढ़ाए हमने कैपिटल को घटा दिया, हमने पूंजी को कम लगाया। अब हो सकता है कि 8 इकाई हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस ढंग से आपने देख लिया, यहाँ पर भी आपका यूनिट्स ऑफ आउटपुट कितना होगा, 100 यूनिट्स ही होगा। मतलब कि लेबर और कैपिटल को आप किसी भी रेशियो में लगाओ, आपका आउटपुट हर जगह पर क्या रहेगा, सेम टू सेम। ऐसा ही था ना यूटिलिटी की, जब हम लोग बात करते थे आईसी कर्व पर, ये आईसी नहीं है, आईपी है, यानी कि आइसो प्रोडक्ट कर्व, जो कि यहाँ पर नाम पूछा हुआ था। चलिए यहाँ पर दो उत्पादन के साधन लिए गए हैं, श्रम और पूंजी। ठीक है, और दोनों का कह रहा है कि किसी भी अनुपात या किसी भी मात्रा में लगाओ, लेबर को ज़्यादा लगाओ, कैपिटल को कम लगाओ, लेकिन आउटपुट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आउटपुट हर जगह पर सेम टू सेम होगा। चलो इसी को बोलते हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व। यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन संख्या 22 में क्या कह रहा है, देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 22 में कह रहा है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक यानी कि एक रैशनल प्रोड्यूसर उत्पादन के किस स्तर पर रहना चाहता है या फिर किसको प्राप्त करना चाहता है। तो देखो, एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, किस उत्पादन स्तर पर, डज अ जुडिशियस प्रोड्यूसर, जुडिशियस प्रोड्यूसर का मतलब होता है विवेकशील उत्पादक या फिर कह सकते हैं रैशनल प्रोड्यूसर, वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो देखो जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है उसमें 3 जो है हमने जो है देखा हुआ था स्थिति, तो तीनों का हम एक बार जिक्र फिर से कर देते हैं। यहाँ पर देखो, वैसे तो अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया ही था, ये हमारा टीपी का लाइन बनता है ना, टीपी हो गया ये टोटल प्रोडक्ट। टीपी इस जगह पर क्या है, मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा टीपी कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा टीपी क्या है, टीपी एट मैक्सिमम पॉइंट, टीपी एट मैक्सिमम, कुल उत्पाद यहाँ क्या है, अधिकतम है। और जहाँ पर टीपी अधिकतम है वहाँ से नीचे लाइन लाइए, तो यहाँ पर क्या पता चलेगा, सीमांत लग गया,
और फिर यहाँ पर 0 हो गया। तो यहाँ पर MP क्या हो गया, MP हमारा हो गया 0। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर क्या है, MP वाला लाइन ये है, MP है, तो MP यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम में है। तो यहाँ से ऊपर भी लाइन खींचिए, नीचे भी खींचिए। तो 0 से लेकर के यानी कि ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक जो बात होती है ये होता है आपका फर्स्ट स्टेज। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो बात है ये है आपका फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट। और फिर ये वाला लाइन और ये मैक्सिमम वाला पॉइंट जो दिखा रहा था, सो इन दोनों के बीच जो स्टेज आपको दिख रहा है ये है स्टेज 2। और यहाँ पर जो इधर दिख रहा है हिस्सा ये है स्टेज 3। तो 3 स्टेज होते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। तो बताइए एक विवेकशील उत्पादक कहाँ रहना पसंद करेगा, जहाँ पर वो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहा है, और टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम कब हो रहा है, तो सेकंड स्टेज में। तो रहना कहाँ चाहेगा, वो दूसरी अवस्था में रहना पसंद करेगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट इज द साइज ऑफ, मतलब कैसा होगा, तो यू आकार का होगा। ये देखिए यू आकार का होता है औसत लागत की रेखा, एवरेज कॉस्ट का लाइन। लेकिन अगर प्रोडक्ट का पूछता तो उल्टा यू आकार का होता, यानी कि औसत उत्पाद की रेखा पूछता तो उल्टा यू आकार का, जिसको हम AP बोलते हैं। लेकिन लागत का पूछा है तो कैसा होगा, यू आकार का होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट करता है ऐसे क्वेश्चंस को। कह रहा है कि कुल लागत TC है और कुल स्थिर लागत क्या है, TFC, और कुल परिवर्तनशील लागत है TVC। तो इन तीनों के बीच में कैसा संबंध है, कौन सा कथन सही है बताइए। यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पर देखो टोटल कॉस्ट TC है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC है। तो इन तीनों के बीच में कैसा रिलेशन है बताइए। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो टोटल कॉस्ट होता है ना, उसमें 2 तरह के कॉस्ट होते हैं, जैसे कि मकान का किराया है ना, टॉप मैनेजमेंट के लोगों को सैलरी, उन सबको जोड़ने से बनता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इसी ढंग से कच्चे माल पर खर्च, टेम्पोररी लेबर को जो है मजदूरी, तो ये सब सारा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो मतलब कि 2 तरह के कॉस्ट होते हैं और दोनों तरह के कॉस्ट मिलाकर के बनता है टोटल कॉस्ट। तो सीधे तौर पर अगर ऐसा दिया हुआ है तो खोज लीजिए पहले। हाँ, ऑप्शन B में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन B में दिया हुआ है तो B सही है। नहीं तो आप यहाँ से चेंज करके भी देख सकते हो कि TFC जब भी हमको निकालना होगा तो TC में से ही हम माइनस कर देंगे किसको, TVC को। ठीक है, लेकिन जब हमें निकालना क्या होगा, हमें निकालना होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो कैसे निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट में से हम माइनस कर देंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को। तो ये इस तरीके से भी आप ढूंढ करके देख लेना कौन सा सही है नहीं है, उसके हिसाब से टिक लगाना। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लेना, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, कह रहा है कि फॉर अ फर्म्स इक्विलिब्रियम, यानी कि फर्म के संतुलन में होता है। फर्म जो है कोई भी हो, है ना, मोनोपोली हो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो, या कोई भी मार्केट होगा, उसके संतुलन की पहली शर्त यही होती है MR = MC, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा तो ऑप्शन दिख रहा है पहले में ही, तो पहला ही सही है। चलिए आगे देखते हैं। और ये ध्यान रखना कि ये फर्म के संतुलन की पहली शर्त होती है, और दूसरी शर्त अगर पूछता, दूसरी शर्त, तो वो जो है वो दूसरी शर्त क्या होती है कि MC काटता है। तो लिखेंगे MC कट्स, किसको काटता है, MR को। कहाँ से काटता है, फ्रॉम बिलो, यानी कि MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता है ना। तो यहाँ पर लिख दिया क्या हमने, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो इस ढंग से ध्यान रखना, ये सेकंड कंडीशन है फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए, और फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए यानी कि संतुलन के लिए पहली शर्त होती है। 2 ही शर्तें यहाँ पर होता है फर्म के संतुलन के लिए। ये देखो ये क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है, कई बार रिपीट करके पूछा गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट राइजेज व्हेन, यानी कि सम विच्छेद बिंदु जो है वो तब उत्पन्न होता है जब। तो सम विच्छेद बिंदु का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब कि जहां पर TR TC के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना, जहां पर TR TC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं क्या है, इस चीज को हम लोग कहते हैं सम विच्छेद बिंदु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, हु सेड इट, ऐसा किसने कहा कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं कर लेती है। ऐसा कहा था JB से ने। ध्यान रखना, जीन्स बप्टिन से ने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना। ऐसा स्टेटमेंट दिया था JB से ने, लेकिन बाद में ये सिद्धांत हो गया गलत, क्योंकि जब भी हम लोग जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है ना एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो, तो ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। लेकिन क्या किसी भी देश के अंदर में फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो है ना स्टेटमेंट गलत हो गया कब, जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया था 1929 में। 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था
तो उसी समय जो है ना इनकी ये बातें जो है गलत साबित हो गई, और वो प्रूफ दिया था किसने, याद ही होगा, J.M. किन्स ने, जिनको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। देखो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 10% की वृद्धि हो तो ऐसी पूर्ति की लोच क्या होगी। सीधा ध्यान देना कि पूर्ति में कितना परिवर्तन आया, 10%, और प्राइस में देखो तो ज़्यादा आया है 40%, तो पूर्ति में कम आया तो कम लोचदार, और कम लोचदार को क्या बोलते हैं, बेलोचदार, यानी कि लेस इलास्टिक डिमांड। अगर आप नहीं जानते ऐसा कुछ भी करना तो आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q% अपॉन डेल्टा P%, ठीक है। डिमांड के लिए भी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए भी सेम फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पर देखो डेल्टा Q% का मतलब क्या है, 10, तो यहाँ पर पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कितना आया, 10% का, लेकिन प्राइस में कितने प्रतिशत का बोला था, 40, तो यहाँ पर 40 कर दो। तो देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे क्या निकलेगा, लेस निकलेगा, एक से कम, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर ध्यान रखना इस प्रकार से भी करके, ठीक है। तो लेस इलास्टिक यानी कि बेरोजगार या फिर इन इलास्टिक आप इसे बोल सकते हैं। आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधिक्य मांग की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब, तो आधिक्य मांग मतलब एक्सेस डिमांड, यानी कि डिमांड इज इन द स्टेट ऑफ एक्सेस व्हेन, यानी कि जब बहुल मांग की स्थिति, सॉरी बहुल मांग नहीं बल्कि आधिक्य मांग की स्थिति होती है, तो हम लोग क्या जानते हैं, बहुल मांग हम लोग जानते हैं। देखो यहाँ पर ये मार्केट वाले चैप्टर से क्वेश्चन किया हुआ है, ये हमारा डिमांड की रेखा है DD, ठीक है, नेगेटिव स्लोप वाला होता है, और मांग की मात्रा हम किधर रखते हैं, एक्स एक्सिस के साइड में, पूर्ति की मात्रा किधर रखते हैं, एक्स एक्सिस के साइड में, और मूल्य किधर रखते हैं, वाई एक्सिस के साइड में। तो मांग की रेखा तो नेगेटिव स्लोप वाला हो गया, पूर्ति की रेखा ऐसी बनती है ना। देखो अब यहाँ पर दोनों मिले हैं, तुम लोग जानते हैं यहीं पर होता है संतुलन का बिंदु, जहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हुआ है डिमांड इक्वल टू सप्लाई, लेकिन कोई तो ऐसा जगह होगा जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो यहाँ पर उसी चीज़ को ढूंढना हमें मांग आधिक्य के लिए। अब देखो यहाँ पर अगर हम प्राइस लेवल अलग तय कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये जो है इस लेवल पर देखोगे तो ये सप्लाई वाला लाइन है ना, सप्लाई वाला लाइन ऊपर जाते हुए देखो, तो यहाँ पर प्राइस वाला लाइन ने यहाँ पर क्रॉस किया, तो सप्लाई देखो यानी कि इतना ही है, मात्र सप्लाई इतना ही है, लेकिन इसी लेवल ऑफ प्राइस पर देखोगे तो डिमांड वाला लाइन ये वाला है, ये वाला डिमांड वाला लाइन है, तो यहाँ पर देखोगे डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा यहाँ तक है, सप्लाई यहीं तक है, मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं आधिक्य मांग की स्थिति। मतलब कि आप बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का बात, यानी कि आप यहाँ पर लिख दीजिए A, यहाँ पर लिख दीजिए B, तो AB जो आपका होगा वो क्या होगा, AB आपका हो जाएगा एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड यानी कि आधिक्य मांग की स्थिति है, समझ आ गया होगा। लेकिन अगर पूछता आधिक्य पूर्ति, तो देखो यहाँ पर ऊपर में मिलेगा आपको, इस लेवल पर हमने खींच दिया प्राइस। अब देखो यहाँ पर डिमांड वाला लाइन ये है, तो डिमांड वाला लाइन देखो तो यहाँ पर आ रहा है ना, इसके जस्ट बगल में ही, लेकिन सप्लाई वाला देखो, सप्लाई वाला ज़्यादा दिख रहा है, सप्लाई वाला लाइन ये है, तो सप्लाई ज़्यादा दिख रहा है, डिमांड इस पर कम दिख रहा है। तो ऊपर वाली जो स्थिति बनी है ना, ऊपर वाली जो स्थिति बनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका नाम दे दो क्या, C और स्मॉल d दे दो नाम। तो CD जो होगा, CD जो होगा ये होगा एक्सेस सप्लाई। उम्मीद है समझ आ गया होगा। आधिक्य पूर्ति की स्थिति ये है, ठीक है। आधिक्य मांग की स्थिति क्या है, A से लेकर के B तक का जो गैप है, ये वाला गैप, ठीक है, ये वाला गैप क्या है, आधिक्य मांग, और ये वाला गैप क्या है, आधिक्य पूर्ति। तो ध्यान रखना आधिक्य मांग की स्थिति में चूंकि मांग ज़्यादा हो रहा है ना, आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और सप्लाई जब ज़्यादा है तो आप ऐसे एक्सप्रेस करना है ना, डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा, ये तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ऐसे ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका जवाब तो नहीं मिला ना, तो यहाँ पर देखो एक्सेस डिमांड के टाइम में क्या होता है, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम। खोजो कहाँ पर है, डिमांड ज़्यादा, पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो, बिल्कुल ऑप्शन C हो जाएगा आपका सही जवाब हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 30 में क्या कह रहा है कि किस बाजार में वस्तु विभेद अपनाया जाता है ना, मतलब कि इन विच मार्केट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड। कौन सा बाजार है जहाँ पर वस्तु विभेद किया जाता है, यानी कि वस्तु का नाम, वस्तु का आकार, प्रकार, साइज, शेप, कलर, टेस्ट सब भिन्न हो जाते हैं। कहाँ पर, प्योर कंपटीशन में, शुद्ध प्रतियोगिता में अलग अलग होगी, ठीक है, ध्यान रखना, जिसको हम लोग मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहते हैं, यानी कि एकाधिकारात्मक बाजार। अब यहाँ पर देखो 31 नंबर में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स डू ऑल द फर्म्स प्रोड्यूस
इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट? ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। कह रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती हैं? तो यहाँ पर होगा होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि वस्तुएं समरूप होती है। ब्रांड के नाम के आधार पर साइज, शेप, कलर, टेस्ट सब कुछ सेम टू सेम होता है उस प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं इसको होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि ये समरूप वस्तु हो जाता है। क्लियर है? आगे देखो क्वेश्चन संख्या 32 में क्या कह रहा है। 32 में कह रहा है यहाँ पर कि एकाधिकार के अंतर्गत AR वक्र, AR वक्र मतलब मांग वक्र, तो AR वक्र MR वक्र में क्या संबंध? अच्छा संबंध पूछा हुआ है, ठीक है। मतलब कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AR कर्व एंड MR कर्व अंडर मोनोपोली? देखो मोनोपोली के अंदर में AR और MR अलग अलग तरीके से बनेगा, बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सेम टू सेम बनता है। दोनों दिखा देते हैं हम आपको। ये देखो हम आउटपुट को किधर लिखते हैं? एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट लिख दिया। हम लोग AR बनाएंगे, पहले MR बना लेते हैं। ये हमारा है MR वाला लाइन, ओरिजिन के जस्ट बाद रहता है MR और उसके बाद क्या रहता है? ये AR। देखो AR कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और AR क्या है? ज़्यादा फैला हुआ है, मतलब कि यहाँ पर AR ज़्यादा है किससे? MR से। लेकिन ये तो है मोनोपोली का। अब देखो हम बनाते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन का कैसे। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम लोग ऐसे खींच देते हैं, तो ये होता है AR इक्वल टू क्या? MR। तो ऐसा कब होता है? तो ऐसा सिर्फ होता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। परफेक्ट कॉम्पिटिशन समझ आ गया होगा। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये होता है ना। और यहाँ पर देखो AR ज़्यादा फैला हुआ है, MR कम। AR देखो ज़्यादा फैला हुआ है, MR कम। लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में AR और MR दोनों क्या होते हैं? बराबर। और चूंकि AR वक्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? मांग वक्र। तो अगर कोई मांग वक्र एक्स एक्स के समांतर है तो इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? इलास्टिसिटी हो जाएगी इन्फिनाइट, ठीक है। लेकिन ये भी तो AR वक्र है और मोनोपोली मार्केट का है, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? तो 1 से कम होगी। 1 से क्या होगी? कम होगी। क्योंकि देखो यहाँ पर कस्टमर्स के पास ऑप्शन नहीं रहते मोनोपोली मार्केट में कि वो दूसरे दुकानदार के पास चला जाए खरीदने के लिए। ऐसा ऑप्शन नहीं होता मोनोपोली के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बेचने वाला केवल कितना होता है? एक ही होता है। इसीलिए तो एकाधिकार बोल रहे हैं। तो इसलिए इसमें AR ज़्यादा रहेगा। AR देखो ज़्यादा फैला हुआ है, MR कम है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? पहला। ऑप्शन हो जाएगा पहला, सही है। आगे जाते हैं, क्या कह रहे हैं आगे? कह रहे हैं कि इन विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, किस बाजार संरचना में इज देयर वन एंड ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ अ गुड? ये तो सही बात हो गई भाई कि किस प्रकार के बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है। तो मोनोपोली मार्केट में केवल सिंगल सेलर होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो सेलर है या जो फर्म है वो स्वयं इंडस्ट्री भी होता है और अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद ही वो तय कर लेता है। 34वें नंबर पर देखो ध्यान से। 34वें नंबर पर क्या कह रहा है कि एक विक्रेता को 6 रुपये प्रति कीमत के पर, है ना, 6 रुपये प्रति कीमत है, प्रति इकाई कीमत कितना है? 6 रुपये, यानी कि प्राइस दिया हुआ है 6 रुपये है। किसी वस्तु की 50 इकाई की बिक्री, अच्छा बिक्री करता है, ठीक है, सेल कर देता है, मतलब कितना यूनिट? 50 यूनिट, ठीक है। तो प्राप्त कुल आगम, कुल आगम पूछा तो बहुत आसान है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इक्वल टू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ पर क्यू भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राइस का मतलब 6 और क्यू का मतलब 50, तो यहाँ पर कितना हो गया? 6 × 5 = 30, यानी कि 300 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा 300, ऑप्शन हो जाएगा 300, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। टोटल रेवेन्यू निकालने का यही फॉर्मूला होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, और खर्चा निकालने का भी वही फॉर्मूला होता है, सेम टू सेम। यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या 35 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है? तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कौन सा सही होगा। तो चूंकि इलास्टिसिटी का ही फॉर्मूला होता है और इलास्टिसिटी हम लोग किसका दिखाते हैं? डिमांड का। तो डिमांड वक्र कौन सा होता है? AR वक्र। तो जहाँ AR रहेगा वही वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है MR इज सोज एज, मतलब कि जो MR है वो क्या प्रदर्शित करता है, कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पता ही होगा आपको। मार्जिनल का मैंने बात किया हमेशा से, डेल्टा TR आपको खोजना है। अगर MR है तो डेल्टा TR खोजना, डेल्टा TR बाई क्या हो जाता है? डेल्टा Q, यानी कि बेची गई मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल आगम में परिवर्तन की दर को सीमांत आगम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है ध्यान रखना है, डेल्टा TR बाई डेल्टा Q, ऑप्शन पहला आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 37 ना, क्वेश्चन संख्या 37 क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। अभी मैंने बस कुछ देर पहले दिखाया था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर में हमने दिखाया, ED यहाँ पर लिख दिए थे हम, क्या? इनफाइनाइट, मतलब पूर्ण लोचदार किसका होता है? तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का
यहाँ पर देखे थे हम लोग AR वक्र को ही मांग वक्र कहते हैं, इसलिए इसकी मांग की लोच क्या है, इन्फिनाइट है। क्योंकि जब भी मांग की रेखा x अक्ष के समांतर हो जाती है तो इसका मतलब मांग की लोच अनंत है या फिर इन्फिनाइट है। ठीक है, ऐसा सिर्फ होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। बाकी मोनोपोली के लिए मैंने तो दिखाई दिया, लेस इलास्टिक डिमांड होता है, तो ऐसा होगा कहाँ पर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पूर्ण लोचदार मांग। देखो पूर्ण लोचदार मांग है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 38, 36 के बाद 38 आ गया, 37 के बाद 38 ना, ठीक है। 38 क्या कह रहा है भाई, देखो कह रहा है कि बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, मतलब कि प्राइस ऑफ अ गुड इन द मार्केट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर, मतलब कि बाजार में वस्तु का कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होगा ना जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाएगा। तो डिमांड इक्वल टू सप्लाई, ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। देखो हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं, मांग की रेखा कैसी होती है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग DD है, DD खींच दीजिए। सप्लाई कर्व कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप वाला, SS कर दो। अब दोनों जहाँ पर मिले हुए हैं इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट है, संतुलन का बिंदु, और प्राइस चूंकि Y एक्सिस पर रहता है तो यहाँ पर लिख दो प्राइस, नहीं तो, और इधर X एक्सिस पर क्या रहता है, क्वांटिटी, तो इधर क्वांटिटी लिख दो। ठीक है, तो अब देखना इधर अगर X एक्सिस साइड में खींचे तो यहाँ से O से लेकर के Q तक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी कि संतुलन की मात्रा हो गया। अब यहाँ से इधर खींचेंगे तो संतुलन का मूल्य हो गया, तो संतुलन का मूल्य है OP, संतुलन की मात्रा OQ और संतुलन का बिंदु E। ठीक है, और इसी पॉइंट पर क्या है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, मैंने कई बार जिक्र कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। क्वेश्चन संख्या 39 में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगम यानी कि MR दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, MR। देखो मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है, यहाँ पर मार्जिनल इनपुट्स लिख दिया था एग्जाम में, ध्यान रखना उस पेपर में ऐसा ही लिखा हुआ था, तो हमने भी ऐसा ही रखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन दरअसल ये इनपुट नहीं, यहाँ पर लिखना चाहिए था मार्जिनल रेवेन्यू, है ना, रेवेन्यू लिखना चाहिए था, यानी कि MR की बात हो है। ठीक है, कह रहे हैं कि अनुसूची दिया हुआ है, अनुसूची मतलब टेबल, तो वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई से, 5 रुपये प्रति इकाई के उत्पादन से कुल संप्राप्ति कितना होगा। अच्छा, वस्तु का 5 इकाई उत्पादन किया जा रहा है और MR दिया हुआ है, तो हर एक स्टेज पर आप MR जोड़ लो, तो 12 और 10 22, 22 और 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, 30 और 6 हो जाएगा 36, 36 और 4 40, ऑप्शन हो जाएगा D। समझ गए, क्योंकि आपका जो टोटल रेवेन्यू निकलता है या फिर जो कुल संप्राप्ति निकलता है वो कैसे निकलता है, मार्जिनल रेवेन्यू एट फर्स्ट यूनिट कितना हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू एट सेकेंड यूनिट कितना हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू एट फोर्थ यूनिट कितना हुआ। तो इस ढंग से आप जो है 3 4 करते चले जाइए। ठीक है, चौथी इकाई तक जाना है, 5वीं इकाई तक जाना है, जहाँ तक जाना आप जा सकते हैं, 5वीं तक जाना है 5वीं तक जोड़ लो। तो हर एक से आपने जोड़ा, जैसे पहले से MR कितना था 12 जोड़ दिए, दूसरे से कितना है देखो 10, तीसरे से कितना है देखो 8, चौथे से कितना है देखो यहाँ पर 6, और उसके बाद 5वें से कितना है मात्र 4, तो सबको जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा। यही आपका टोटल रेवेन्यू हो जाता है। आखिरी क्वेश्चन पर आ गए हैं, क्वेश्चन संख्या देखिए 40 में क्या कह रहा है, बाजार मूल्य पाया जाता है, यानी कि मार्केट प्राइस इज फाउंड। बहुत बार पूछा क्वेश्चन को, है ना, बहुत बार पूछा हुआ है। तो बाजार मूल्य कब पाया जाता है, शॉर्ट रन में, ओनली शॉर्ट रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में एक अर्थशास्त्री हैं J.M. कीन्स। कौन है, J.M. कीन्स, जिनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक। ये कहते थे कि हर एक अर्थशास्त्री को शॉर्ट टर्म के लिए ही जो है क्या देना चाहिए, सिद्धांत देना चाहिए। ये कहते थे कि लॉन्ग रन इतना लॉन्ग रन होता है कि हम सब मर जाते हैं कोई बचता ही नहीं है, तो इसलिए लॉन्ग रन का थ्योरी देना ही नहीं चाहिए। ऐसे ध्यान रख लो, समझने के लिए हम ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट रन ध्यान रखना कि अल्पकालीन जो है वो बाजार में ही हम लोग बाजार मूल्य देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि दीर्घकालीन नाम का कोई मार्केट ये मानते ही नहीं थे, तो उन्हीं के आधार पर हम लोग यहाँ पर याद रखने के लिए ऐसा हम कह रहे हैं। तो इस तरीके के कंसेप्ट भी आप लगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम अगली किसी वीडियो अपडेट के साथ। वीडियो कैसा लगा और वीडियो के अंदर बताए गए कंटेंट आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि हम 2023 के लिए भी जल्द ही वीडियो अपडेट दे सकें। मिलते हैं हम अगली वीडियो कंटेंट के साथ। जय हिंद।